आए रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को देखते हैं। क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? नहीं। ब्रीदिंग वो अमल है जिसमें हम हवा या पानी से ऑक्सीजन अपने जिस्म में दाखिल करते हैं। रेस्पिरेशन वो है जब ऑक्सीजन सेल के अंदर दाखिल हो जाती है और सेल इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके शुगर्स को तोड़कर हमें एनर्जी यानी तवानाई देता है। आए रेस्पिरेशन से शुरू करते हैं। मुझे याद है कि रेस्पिरेशन बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के उलट है। फोटोसिंथेसिस में आप कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी लेते हैं और इससे ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनते हैं। तो यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। वहां एनर्जी जज्ब होती है, यहाँ एनर्जी खारिज होती है। लेकिन रुकिए, ये एक कदम का अमल नहीं है। ये एक बहुत पेचीदा, कई मराहिल वाला अमल है, लेकिन इसके दो बड़े मराहिल हैं। पहला मरहला है ग्लूकोज को तोड़कर पाइरूवेट बनाना। ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, पाइरूवेट 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। हमें फार्मूला नहीं चाहिए, तो 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल होंगे। अब इसी मरहले में थोड़ी सी एनर्जी निकलती है। फिर इसी पाइरूवेट को मजीद तोड़ा जाता है ऑक्सीजन इस्तेमाल करके और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन कम हो या दस्तयाब ना हो और हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए हो, जैसे वर्जिश करते हुए, तो फिर वो पाइरूवेट आमतौर पर आपके मसल्स बगैर ऑक्सीजन के भी तोड़ते हैं। जब ऐसा होता है तो ये चीज नहीं बनती, बल्कि लैक्टिक एसिड बनता है। इसीलिए जब हम ज्यादा सख्त वर्जिश करते हैं तो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा हो जाता है। लेकिन एक और तरीका भी है जिसमें पाइरूवेट बगैर ऑक्सीजन के तोड़ी जा सकती है। मिसाल के तौर पर यीस्ट जब पाइरूवेट को तोड़ती है तो वो आपको लैक्टिक एसिड नहीं देती, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल देती है। जी हाँ, इसी तरह हम अल्कोहल बनाते हैं, चाहे वो वाइन्स हों, बियर्स हों या जो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि असल में रिस्पायरेशन की 2 किस्में हैं। एक जिसमें हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, इससे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और जिसमें हम ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते, इससे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो अब मुमासिलत और फ़र्क देखते हैं। मुमासिलत सिमिलैरिटी ये है कि दोनों सूरतों में पहला मरहला एक जैसा होता है। आप ग्लूकोज को तोड़कर पाइरूवेट हासिल करते हैं। अब फ़र्क किया है, यहाँ आप पाइरूवेट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ आप पाइरूवेट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं करते। फ़र्क क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो कि हमारे सेल का पावर हाउस है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए पाइरूवेट को हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना होता है, ऑक्सीजन को भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना होता है, और फिर हमें ये चीज़ मिलती है। जबकि इनएरोबिक और बाकी सारे मराहिल जो भी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होते हैं, वो सब हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, जो कि असल में ये जगह है। लेकिन एक तीसरा अहम फ़र्क भी है, और वो ये कि एरोबिक में जब आप पाइरूवेट को ऑक्सीजन के साथ तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, लेकिन एनेरोबिक में ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलती। जब आप पाइरूवेट को तोड़ते हैं, सिर्फ पहले मरहले में थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं ब्रीदिंग की। हम अपने ब्लड में ऑक्सीजन कैसे लेकर आते हैं? ये सब हमारे फेफड़े और डायफ्राम की वजह से होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़ों का साइज बढ़ जाता है। कैसे? ये वीडियो देखें, अपनी नज़र डायफ्राम पर रखें, देखें इसके साथ क्या होता है। आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या आप देख सकते हैं कि डायफ्राम वाकई नीचे की तरफ हरकत करता है? ये देखें, तो डायफ्राम नीचे जाता है, जिससे फेफड़ों को नीचे की तरफ फैलने की जगह मिलती है। और फिर ये भी देखें कि रिब केज के साथ क्या होता है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि रिब केज वाकई फैलता है और थोड़ा सा ऊपर भी जाता है। तो पसलियां ऊपर और बाहर की तरफ जाती हैं
डायफ्राम नीचे जाता है, इससे फेफड़ों के अंदर जगह बढ़ जाती है। इससे हवा का प्रेशर कम हो जाता है और इस तरह फ़ज़ा से और ज़्यादा हवा अंदर आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सिरिंज को पीछे खींचते हैं तो वो पानी को अंदर खींच लेती है। अच्छा, फिर क्या होता है? इसके लिए अब हम अपने फेफड़ों यानी लंग्स के अंदर देखते हैं। ट्रेकिया दो शाखों में तकसीम हो जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, एक हो तो ब्रोंकस कहते हैं। और फिर ब्रोंकाई भी मजीद छोटी और छोटी ब्रोंकाई में तकसीम होती जाती हैं, जो आखिर में ब्रोंक्यूल्स बन जाती हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ब्रोंक्यूल्स आमतौर पर ब्रोंकाई से काफ़ी पतली होती हैं, लेकिन असल फ़र्क यह है कि ब्रोंकाई में वो कार्टिलेजेस होते हैं जो ट्रेकिया में भी होते हैं। कार्टिलेज इनकी शक्ल को बरकरार रखने में मदद देता है और ये यकीनी बनाता है कि कम प्रेशर में भी ये गिर न जाएं। लेकिन जब ये बहुत छोटे हो जाते हैं तो कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है और तब हम इन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। आखिर में ब्रोंक्यूल्स इन छोटे छोटे गुब्बारे जैसे एयर सैक्स में ख़त्म हो जाती हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, और ये सैक्स ब्लड कैपिलरीज में लपटे होते हैं। तो वहाँ क्या होता है? अगर हम गौर करें तो चूंकि आप हवा अंदर करते हैं, आपके एल्वियोलाई में ऑक्सीजन होती है, जबकि यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। चूंकि ये बहुत बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए डिफ्यूजन यहाँ काम करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाती है और ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है। असल में ऑक्सीजन को आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन अपनी तरफ खींचता है और फिर ये ऑक्सीजन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच जाती है। और अब जब आप सांस बाहर निकालते हैं यानी एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आखिरकार बाहर निकल जाती है। लेकिन आखिर में हमारे पास एल्वियोलाई क्यों हैं? हम खून की रगों को सीधा लंग्स के इर्द गिर्द क्यों नहीं लपेट सकते? क्योंकि लंग्स के पास इतना सरफेस एरिया यानी सतह नहीं होती। जब आप उन्हें आखिर में एल्वियोलाई में तकसीम करते हैं, अगर आप सरफेस एरिया देखें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एल्वियोलाई सरफेस एरिया को बढ़ाने में मदद देता है, जिससे डिफ्यूजन और तबादले की मिकदार भी बढ़ जाती है। और इसी तरह हवा से ऑक्सीजन हमारे खून में आता है। कमाल की बात है ना